नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि डिकोड एग्जाम पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग 21 अगस्त के करंट अफेयर्स को करेंगे। और एक चीज मैं आपको दोहरा दूं कि आप लोग जो करंट अफेयर्स का देखना वीडियो छोड़ दिए हैं, ये बहुत घातक है। ठीक है, घातक इसलिए क्योंकि आप जो है एक टाइम पर पढ़ते हैं, एग्जाम जब आता है तब एकदम से ऐसा लगेगा एकदम से पूरा आज ही एकदम से पूरा सब कुछ कर डालेंगे, लेकिन जैसे एग्जाम वाइंड अप होता है, खत्म होता है, आप लोग एकदम से बिल्कुल शिथिल अवस्था में चले जाते हैं, शीत निद्रा में चले जाते हैं। ये काम अगर आप करेंगे तो सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग जो है क्या करेंगे, कंटिन्यूटी में अपनी स्टडी को रखेंगे, ऐसा ना हो कि ब्रेक हो जाए आपकी। तो आज 21 अगस्त के करंट अफेयर्स को हम लोग करेंगे। और हाँ, छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि प्लीज आप लोग क्या करिए, वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि इसका बेनिफिट सबको मिलता रहे। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। हर व्यक्ति अगर स्टेटस लगा लेगा इस वीडियो का तो निश्चित तौर पर काफी बड़े लोगों तक इसका जो है फायदा मिल जाएगा। और ये एक एडवर्टाइजमेंट है अभ्युदय बैच का, यानी कि अगर आपको 2026-27 की तैयारी करनी है, करनी ही चाहिए। अगर आपका इस बार एग्जाम नहीं हो पा रहा है ठीक ढंग से, तो आप तैयारी करिए, या आप फ्रेशर्स हैं, नए हैं, तो भी आपको तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए अभ्युदय बैच के नाम से जो है नया बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, 5 अगस्त से रन कर गया है। आप चाहें तो अभ्युदय बैच में प्री प्लस मेंस का ये बैच हमारा होगा, और का टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू, सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। तो इसके लिए आप लोग क्या करिएगा, बैच ज्वाइन कर सकते हैं डिकोड एग्जाम के एप्लीकेशन के माध्यम से। इसके लिए अभ्युदय लिख करके आपको दिए गए नंबरों पर आपको व्हाट्सएप करना होगा। ठीक है, चलिए आइए। कल हमने प्रश्न पूछा था आपसे कि बताइए विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। तो अब मुझे बताओ कि आखिर गैस होती कौन सी इसमें से, है ना। चलिए, पहला टॉपिक आज का हमारा है अंडर 23 सीनियर पुरुष फ्री स्टाइल गीक्रो रोमन स्टाइल और महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता। आप अभी जानते होंगे मेजर ध्यानचंद जी के जयंती के अवसर पर जो है कुछ चीजें स्टार्ट की गई हैं। मेजर ध्यानचंद के बारे में आप निश्चित तौर पर जानते होंगे, हॉकी के जादूगर के नाम से फेमस थे। तो उन्हीं के कंटेस्ट में एक क्वेश्चन आपके सामने आया था, मतलब ये टॉपिक है कि रांची के होटवाल स्थित खेलगांव में अंडर 23 सीनियर पुरुष फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन स्टाइल और महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 22 अगस्त से शुरू हो गई है। और इसका उद्घाटन मतलब कल से 22 से इसका उद्घाटन राज्य के खेल मंत्री कौन है, सुदिव्य कुमार ने किया। और मतलब करेंगे, मैंने किया कर दिया क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे तो ताकि निकल चुका होगा करंट अफेयर्स आगे। सिमडेगा में राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर सीनियर महिला पुरुष हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ठीक है, यह प्रतियोगिता 29 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगी अपने आप में। ठीक है, और अगर हम मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म होता है 29 अगस्त 1905 यानी कि 1905 प्रयागराज में, जो कि इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पिता समेश्वर सिंह थे, ब्रिटिश भारतीय सेना में उपाधि सैनिक थी। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली में इनका हो जाता है। और ध्यानचंद्र ने 16 साल की उम्र में भारतीय सेना ज्वाइन की। 1922 से सेना की टीम में हॉकी खेलना शुरू किया और 1926 में पहली बार भारतीय हॉकी टीम के साथ न्यूजीलैंड दौरे पर गए और शानदार प्रदर्शन किया। ठीक है, उन्होंने भारत को लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में थे, 1932 लॉस एंजेलिस ओलंपिक और 1936 बर्लिन ओलंपिक। ठीक है, ये 3 ओलंपिक इनके फेमस हैं। जर्मन सेना में उच्च पद की पेशकश की, जो है देखो क्या लिखा है कि 1936 में बर्लिन ओलंपिक, जहां हिटलर ने उनका खेल देखकर उन्हें जर्मन सेना में उच्च पद की पेशकश की, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। बाकी कोई ये होता आपके जैसा, हमारे जैसा, तो कहता है ले लो हम लो भाई, ठीक है, कर लेंगे। जो महान व्यक्ति होते हैं, जो अपने देश के प्रति समर्पित होते हैं, वो कहते हैं नहीं भैया, हम अपने ही यहां काम करेंगे, है ना। सम्मान भारत सरकार ने 1956 में पद्म भूषण से इनको क्या किया, सम्मानित किया। ठीक है, उनके जन्मदिन यानी कि 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 29 अगस्त को। और भारत सरकार ने उनके सम्मान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नामकरण किया, और इसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अब आप बताइए सरकारें कहां से क्या खेल करती हैं? नहीं, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अपने यहाँ पे बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ओके, है ना। चलिए, अब आप बताइए, प्रश्न इस पर आधारित है, तो कथनों पर विचार करना है और फिर सही कथन का चयन करना है आपको। रांची के होटवाल स्थित खेलगांव में
22 अगस्त से राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता शुरू होगी, ठीक है। सिमडेगा में राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जयंती के अवसर पर सीनियर महिला पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही है, मेरे अकॉर्डिंग सी होगा इसका एग्जैक्टली सही उत्तर। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में एक कृत्रिम अंगदान और फिटमेंट शिविर का शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है। गुयाना, ठीक है, एक छोटा सा देश है, आप जानते होंगे। तो एक भारतीय कंपनी है, उन्होंने ही गुयाना के स्वास्थ्य मंत्रालय और कैरिबियाई समुदाय कैरिकॉम सचिवालय के सहयोग से गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में एक कृत्रिम अंगदान और फिटमेंट शिविर का शुभारंभ किया है। जॉर्ज टाउन स्थित भारतीय उच्चायुक्त द्वारा समर्पित यह पहल कैरिबियाई क्षेत्र में भारत गुयाना मैत्री और जन केंद्रित कूटनीति का प्रमाण है अपने आप में। तो आप जानते होंगे कृत्रिम अंगदान ये एक बहुत बड़े दान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अंगदान महादान ऐसा कहा जाता है, और आप लोग भी अंगदान की प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं, यानी कि आपके मृत्यु के बाद, ठीक है, आपके जो भी पार्ट बॉडी पार्ट होते हैं जो सही होते हैं उनको किसी और को दिया जाता है, बोलो मतलब ले जाते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट वाले और उसको बाद में किसी अन्य को देते हैं। तो ये अच्छी चीज है अपने आप पे, अंगदान महादान। आप तो एक्सपायर हो जाएंगे, लेकिन आपके जो अच्छे बॉडी पार्ट होते हैं उसका इस्तेमाल हम किसी अन्य को दे सकते हैं। किसी की आइज नहीं है ना, किसी के बाकी पार्ट्स नहीं है, तो फायदेमंद साबित हो जाता है अपने आप पे वो। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन जो है पहले से कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है। अंगदान महादान, भाई साहब मरने के पहले अंगदान नहीं करना है, मतलब पहले ही नहीं आंख निकाल के दे देनी है, बाद देनी है। पता चले किस डॉक्टर के पास जाओ और कहो कि सर मेरी आंख निकाल लो, ऐसा नहीं करना है। बोलो सर मेरी किडनी निकाल दो, सर दे दो किसी को, ऐसा नहीं करना है। हालांकि एक किडनी के दम पे आप चल सकते हैं, लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसके बिना आप नहीं चल सकते हैं, है ना। तो अभी नहीं, मरने के पहले नहीं, मरने के बाद आपको दान देना है ना, कि इसका रजिस्ट्रेशन अभी से हो जाता है। तो ये काम आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत बड़ा जो है अपने आप में ये दान है ना, अंगदान महादान कहा गया है। इसके अलावा जो है पिछले साल नवंबर में दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि भारत कैरिबियाई क्षेत्र में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग प्रदान करने में कैरिकॉम के साथ में सहयोग करेगा। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में चीजें हो रही हैं। अब चूंकि गुयाना चर्चा में है तो क्यों ना लगे हाथ गुयाना के बारे में 2-4 पॉइंट देख लेते हैं। तो स्थान क्या, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर जो है स्थित है कौन, गुयाना अपने आप में। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि आप लोग क्या करिए, ऐसे कंट्रीज को आप लोग पढ़ लिया करिए। दक्षिण जो आपका अमेरिका महाद्वीप है उसके उत्तर पूर्वी, ठीक है। चलिए, राजधानी इसकी क्या है, जॉर्ज टाउन है। क्या है राजधानी इसकी, राजधानी क्या है इसकी, जॉर्ज टाउन है, ध्यान रखिएगा। और ये सबसे अहम शहर भी इसका माना जाता है, ठीक है। मुद्रा गुयानी क्या है, डॉलर है। मुद्रा क्या है, गुयानी डॉलर है। और आगे अगर 2-3 फैक्ट और देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आधिकारिक भाषा इसकी अंग्रेजी है। और एक फैक्ट यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जहां अंग्रेजी राजभाषा है, ठीक है। ये कौन सा देश है, ये आपका गुयाना है। तो यही फैक्ट पूछ लेगा कि बताओ दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा देश है जिसकी एकमात्र भाषा अंग्रेजी राजभाषा है, एकमात्र ऐसा देश है। तो आप कहेंगे सर गुयाना है, जो कि यहां पर आप मैप पे इसको देख पा रहे होंगे, है ना। गुयाना के पूर्व में सूरीनाम है। अगर आप पूर्व में देखेंगे तो सूरीनाम आपको मिलेगा, देखिए सूरीनाम आपको मिल जाएगा गुयाना के पूर्व में, ठीक है। पश्चिम में वेनेजुएला मिल जाएगा, देखिए जरा है कि नहीं पश्चिम में, ये देखिए पश्चिम में वेनेजुएला आपको मिल गया, ठीक है, ओके डन। दक्षिण में ब्राजील मिल जाएगा, दक्षिण में आ जाओ भाई साहब, तो यहां पर देखो आपको ब्राजील दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और उत्तर में अटलांटिक महासागर, ये देखिए आपका अटलांटिक ओशन जो है इससे लगा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन होगा। अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको जूम करके हैंड टू हैंड दिखा दे रहा हूं भाई साहब, है ना। ये देखो आप गुयाना का मैप देख लीजिए, और यहां पर सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर कर रहे हैं। देखो उत्तर में इसके क्या है, अटलांटिक ओशियन है अपने आप में। दक्षिण में देखो इसके गुयाना के ब्राजील है। आप पश्चिम में जाओगे तो आपको वेनेजुएला मिल जाएगा। पूर्व में अगर आप जाओगे तो सूरीनाम मिल जाएगा आपको, है ना। तो ये आप यहां पर देश को, और ये जॉर्ज टाउन इसकी क्या है, राजधानी कैपिटल है अपने यहाँ पे। तो ये चीजें आप यहां पर मैप के माध्यम से इसको देख पा रहे होंगे, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। और 2-3 फैक्ट आप लोग और देख लो। जब भी कोई देश चर्चाओं में रहा करे तो उससे संबंधित कई जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे कि यहां विशाल वर्षावन, नदियां और झरने पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कैटारैक्ट फॉल्स जो है गुयाना में ही स्थित है। तो अब ये फैक्ट आपसे पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कहां पर अवस्थित है, आप कहेंगे सर गुयाना में। यह पूछ लेगा कि कैटारैक्ट फॉल्स कहां पर है, गुयाना में है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब आप बताइए फैक्ट यहां पर। नंबर 1 कौन सा कथन सही है, तो एक भारतीय कंपनी ने गुयाना के स्वास्थ्य मंत्रालय और कैरेबियाई समुदाय
कैरिकॉम सचिवालय के सहयोग से कल गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन में एक कृत्रिम अंग दान और फिटमेंट शिविर का शुभारंभ किया। ये कल नहीं होगा, 2 दिन पहले की बात है, हटा दीजिए इसको। तो गुयाना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व तट पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। दोनों कथन मुझे इसमें सही लग रहे हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहां पे समझ में आपको? ठीक है, चलिए। भारतीय भाषा अनुभाग का गठन, अभी हाल ही में संसद ने जो है भारतीय भाषा अनुभाग गठन की मंजूरी प्रदान कर दी है। यह एक बड़ी पहल के रूप में इसको देखा जा रहा है ना। यानी कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत भारतीय भाषा अनुभाग का गठन किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों के साथ उनकी प्रथम राजभाषा में पत्राचार करना है। तो इसलिए ऐसा किया गया है। भारतीय भाषा अनुभाग के अंतर्गत बहुभाषीय सॉफ्टवेयर बनाने का कार्य पुणे के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग को दिया गया है। तो ये फैक्ट भी पूछ सकता है आपसे कि कौन कार्य कर रहा है, तो आप कहेंगे पुणे में से जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जो है उसी को दिया गया है। तो ये बड़ी बात अपने यहां पे है ना। आइए, किसी देश, राज्य या संस्थान में प्रशासनिक, शासकीय तथा न्यायिक कार्यों के लिए निर्धारित की गई भाषा को राजभाषा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी डिफिनेशन अगर आप पूछ ले या इंटरव्यू अगर हम पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि राजभाषा चर्चाओं में रहती हैं अक्सर, है ना, तो अगर कभी पूछ ले आप एग्जाम में तो ये ध्यान रखिएगा। भारत में संविधान में अनुच्छेद 343 से 351, 343 टू 351 में राजभाषा संबंधी जो है प्रावधान किए गए हैं और ये आपके प्रीलिम्स में पूछा आता है कई बार, बहुत बार ये फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया है। राजभाषाओं किससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। यही पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब आप बताइए कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या होगा। पढ़िए क्वेश्चन, उसका मुझे उत्तर दीजिए फट से तुरंत। एग्जैक्टली उत्तर क्या होगा इसका? गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत किस अनुभाग का गठन किया गया है? भारतीय भाषा अनुभाग, हिंदी प्रकोष्ठ या भाषा आयोग या फिर भाषा प्रौद्योगिकी अनुभाग? क्या होगा? भारतीय भाषा अनुभाग है ना, ए होना चाहिए या बी होना चाहिए? आई थिंक ए होना चाहिए, है ना। ठीक है, देखते हैं जरा, ए होगा, बिल्कुल सही बात है ना। आइए आगे। अत्याधुनिक आईओटी और डिजिटल फैब्रिकेशन फैब प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये आपके लिए। इसमें हम अलग अलग चीजों को और देखेंगे डिटेल्स में अच्छे तरीके से कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, है ना। तो दिल्ली के उद्योग जो मंत्री हैं, कौन? मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 19 अगस्त को नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि NSUT में अत्याधुनिक आईओटी और डिजिटल फैब्रिकेशन फैब प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। आप कहेंगे सर यू है क्या चीज जिसका उद्घाटन किया गया है? सब सारी इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी लग रही है, समझ में आ नहीं रहा होगा। आगे भी चर्चा करेंगे कि ये क्या चीज है। अब आप अगर कंठस्थ पढ़ते होते तो क्या करते? छोड़ देते पढ़ करके, लेकिन छोड़ना नहीं है आपको चीजों को और अच्छे से करते हुए जाना आगे। तो क्या है इंटरनेट थिंग्स, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? आइए इसको एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, डेफिनेटली आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आईओटी ऐसी डिजिटल तकनीकी है जिसमें भौतिक वस्तु जैसे सेंसर हो गया, मशीनें, वाहन, उपकरण आदि इंटरनेट से जुड़ करके डेटा का आदान प्रदान करती हैं। यही क्या है? आईओटी डिजिटल तकनीक है अपने आप पे। हो सकता है कि कभी आपके एग्जाम में आईओटी डिजिटल तकनीक पर प्रश्न पूछ ले। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने कराया, अब आप अगर किताबें पढ़ते या नेट पे पढ़ते तो इतना पढ़ के आप छोड़ देते, इतना ही पढ़ते खाली, लेकिन बाकी जो चीजें यहां पर देखिए आईओटी, डिजिटल फैब्रिकेशन, फैब प्रयोगशाला, इसको आप छोड़ देते, लेकिन मैंने यहां पर आपको एक्स्ट्रा आपको बता दिया है। ये आईओटी है अपने आप पे, इसका क्या इस्तेमाल है? दूसरा उदाहरण के तौर पर जैसे कि आपका स्मार्ट वॉच हो गया, स्मार्ट होम हो गया, एसी, पंखा, लाइट, मोबाइल से नियंत्रित चीजें हो गई, स्मार्ट टैरिफ सिस्टम हो गया। देखो भाई क्या लिखा है यहां पे, क्या लिखा है कि एक ऐसी डिजिटल तकनीकी है जिसमें भौतिक वस्तुएं जैसे सेंसर, मशीनें, वाहन, उपकरण आदि इंटरनेट से जुड़कर के डेटा का आदान प्रदान करती हैं। हैंड वॉच है मेरी ये, ठीक है। अब ये क्या है? डिजिटल हैंड वॉच है मेरी, लेकिन इसको क्या है? ब्लूटूथ के माध्यम से ये जुड़ जाएगी या इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट हो जाएगी। या जैसे ये है आपका डिजिटल बोर्ड है, ये इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो इसमें डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, आप पेन ड्राइव लगा के ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि जो भी डिजिटल वस्तुएं हैं, डिजिटल जो चीजें हैं, उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल करके जो है डेटा का आदान प्रदान किया जा सके, दैट्स कॉल्ड आईओटी डिजिटल तकनीकी, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इसको बोलेंगे। समझ आ गई बात? ये कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा विशेषताएं क्या है?
सेंसर आधारित उपकरण, जैसे कि कार हो गया आपका, कार में आप देखो सेंसर लगे होते हैं, बगल से कोई निकला टी 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 बजने लगता है, तो बहुत प्रकार के सेंसर। गेट हो गया, आपके गेट के पास आओगे तो सेंसर दबेगा, या आप शॉपिंग मॉल में जाते होंगे तो वहां पर सेंसर बजता होगा, है ना। ये सब टेक्निक इसमें आती हैं। डेटा संग्रह और विश्लेषण, डेटा को कलेक्ट करना और उसको डिस्क्राइब और करना। रियल टाइम कंट्रोल और ऑटोमेशन सिस्टम, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा क्या है डिजिटल फैब्रिकेशन, ये क्या होता है, तो यह तकनीकी कंप्यूटर की सहायता से डिजाइन तैयार करके वस्तुओं का निर्माण करती है, फैब्रिकेशन जिसको बोलते हैं। ये स्टेप यानी कि डिजिटल फैब्रिकेशन में कंप्यूटर के माध्यम से चीजों को डिजाइन करके वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, फैब्रिकेशन बोलेंगे। इसमें क्या होगा, 3D प्रिंटर, CNC मशीन, लेजर कटिंग मशीन आदि का प्रयोग किया होता है। इसके माध्यम से जटिल और सूक्ष्म डिजाइन को जल्दी और सटीक तरीके से बनाया जाता है। आप जानते होंगे, अगर आप किसी बड़े उसमें जाएंगे पेपर कटिंग वटिंग में, उसमें सेंटर में, तो देखा होगा डेटा सेव कर दिया जाता है और जो है एंटर कर दबा दिया जाता है, फिर ऑटोमेटिक चीजें ऑटोमेटिक कट जाती हैं, उसी अकॉर्डिंग सेट हो जाती हैं। तो ये सब कंप्यूटराइज सिस्टम होता है अपने आप में, है ना। इसके अलावा फैब लैब क्या होता है, ठीक है, तो ये फैब लैब क्या अर्थ है, फैब्रिकेशन लैबोरेटरी यानी कि निर्माण प्रयोगशाला। फैब लैब यानी क्या, फैब्रिकेशन लैबोरेटरी। इसमें क्या होगा, यह एक लघु कार्यशाला यानी कि मिनी वर्कशॉप होती है, जिसमें डिजिटल फैब्रिकेशन की मशीनें और IoT आधारित उपकरण होते हैं। अब आप समझ में आ गया होगा, यानी कि जो ये फैब्रिकेशन होता है, इसमें वो मशीनें और बाकी काम यहां पर होता है, यानी कि छोटा सा एक वर्कशॉप टाइप का होता है, छोटा सेंटर होता है, यहां पर सब कुछ ये डिजिटलाइज की जाती है अपने आप पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे लगता है कि ये आप समझ गए होंगे, फैब लैब समझ गए होंगे, ठीक है, प्लस डिजिटल फैब्रिकेशन समझ गए होंगे, और ये आप IoT समझ गए होंगे, सॉरी इंटरनेट ऑफ थिंग्स समझ गए होंगे, IoT, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए जरूरी था। अच्छा, इसके अंतर्गत फैब लैब के अंतर्गत इसे MIT यानी कि ये आपके सामने फुल फॉर्म इसका लिखा है, और ये इसे USA ने सबसे पहले इसको किया था, ठीक है। फैब लैब की विशेषताएं क्या है, तो इसमें 3D प्रिंटर, CNC राउटर, लेजर कटर, ठीक है, लेजर कटर के बारे में जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स, सेंसर आदि इसमें उपलब्ध रहते हैं। विद्यार्थी, शोधकर्ता, उद्योग और उद्यमी इनमें प्रोटोटाइप तैयार कर सकते हैं। यह स्टार्टअप, मेकर मूवमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देती है। इसके अलावा भारत में कई विश्वविद्यालयों और अटल इनोवेशन मिशन के तहत फैब लैब जो है स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को सुलझाने सीखे, उसमें अपना करियर बना सके, है ना। चलिए अब आप बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 पॉइंट, दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसाट ने 19 अगस्त को नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक IoT और डिजिटल फैब्रिकेशन फैब प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, IoT तकनीकी में भौतिक वस्तुएं इंटरनेट से जुड़कर डेटा का आदान प्रदान करती हैं, ठीक है, और यह रियल टाइम कंट्रोल व ऑटोमेशन को संभव बनाती हैं। बिल्कुल सही बात है। तीसरा, फैब लैब की अवधारणा सबसे पहले भारत सरकार के अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा विकसित की गई थी। नहीं, यह कथन रॉन्ग है, यह कथन रॉन्ग है। क्या होगा एग्जैक्ट उत्तर, अभी हमने आपको जस्ट बताया था, तो यह कथन रॉन्ग है। ये और ये 1 और 2 सही है, यानी कि A इज द राइट आंसर, ठीक है। अब छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है पीसेस के लिए। अगर आपका लक्ष्य पीसेस का एग्जाम है, तो आप पीसेस के एग्जाम में अगर एनरोल होना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे डिकोड एग्जाम पर पीसेस का बैच चलता है। आप चाहे तो इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। यहां पर प्री प्लस मेंस की आपका वीडियो लेक्चर, उसके नोट्स, PYQs आपका, टेस्ट सीरीज, सब मेंटरशिप गाइडेंस आपका, CSAT हिंदी, एवरीथिंग, सब कुछ इसमें कराया जाता है। और इस कोर्स को लेने के बाद किसी बाहरी किताब या पुस्तक को लेने की आवश्यकता आपको नहीं रह जाती है। तो ये आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आईडी यहां पर मेंशन है, इस नंबर पर आप जो है पीसेस फाउंडेशन कोर्स लिख करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिटेल्स जानकारी आपको यहां पर दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एक पोर्टेबल हैंड होल्ड डिवाइस सेरेबो विकसित किया है। क्या है ये, आइए इसको देखते हैं। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसको बोलते हैं, ICMR को, है ना, ने एक पोर्टेबल हैंडहेल्ड डिवाइस सेरेबो विकसित किया है, जो सिर में होने वाली गंभीर ब्रेन इंजरी और आंतरिक रक्तस्राव का पता सिर्फ 2 मिनट में लगा सकती है। एक बहुत बड़ी, आप जानते हो कि मोस्टली लोग जो है मस्तिष्क में चोट लगने और ब्लड निकलने या बाकी जो अंदर इंटरनल जो इंजरी होती है उसकी वजह से लोग एक्सपायर कर जाते हैं। लेकिन अब एक ऐसी तकनीकी जिसको हम क्या कहेंगे, सेरेबो कहेंगे, इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से सिर में
गंभीर अगर ब्रेन इंजरी है और आंतरिक अगर ब्लड का सिग्रेशन हो रहा है तो उसको 2 मिनट के अंदर मशीन ये टेक्निक पहचान लेगी और व्यक्ति का इलाज संभव हो पाएगा। तो ये अपने आप एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको देखा जा रहा है और यह तकनीकी आपातकालीन स्थितियों में मौतों और गंभीर जटिलताओं को काफी हद तक कम कर सकती है। भाई आप जैसे गांव में अगर सुविधा को ला दिया गया तो पहले क्या होता था, लोग रेफर करके बड़े हॉस्पिटल में जाते थे, लेकिन अगर सीएससी पीएससी में या नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर इसको स्टार्ट कर दिया गया तो बड़ी मौतों पर जो है हम उसको काबू कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। या अत्याधुनिक डिवाइस आकार में हेयर ड्रायर जैसा दिखता है। हेयर ड्रायर मतलब कि जैसे आप जो है अपना बाल सुखाते हैं, बाल स्ट्रेट करते हैं, सभी के पास होगा आजकल, है ना। बाल स्ट्रेट करना किसको नहीं शौक अच्छा लगता है, सभी लोग को अच्छा लगता है। कुछ लोग करली कर लेते हैं, मेरे बाल जो है क्या है करली हैं थोड़े से, तो कई बार मैं भी कहता हूँ भैया हेयर ड्रायर वो लगा दो अपना, क्या कहते हैं हेयर ड्रेसर तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेयर ड्रायर बोलते हैं, हाँ हेयर ड्रायर बोलते हैं उसको, है ना। चलिए, और इसे आईसीएमआर मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक मिशन सेक्रेटरिएट एम्स भोपाल, निमहांस और बायोस्कैन रिसर्च के सहयोग से तैयार किया गया है। तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है किसके सहयोग से इसको तैयार किया गया, तो इसका नाम आप याद रखिएगा। एमआरआई और सिटी स्कैन मशीन की तुलना में यह डिवाइस काफी छोटा और सस्ता है। जहां एमआरआई और सिटी स्कैन मशीन की कीमत करोड़ों रुपए में होती है, वहीं सेर्वो कीमत करीब 15 लाख रुपए में ही है। मतलब आप घर में भी लाके इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप पैसे वाले हैं तो। सर्वो मशीन नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक पर आधारित है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, कूट के रूप में पूछ सकता है कि बताइए ये जो टेक्निक है किस पर जो है बेस्ड है। आप कहेंगे ये मशीन जो है नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक पर क्या है डिपेंडेंट है, और इसमें लर्निंग एल्गोरिथम लगा हुआ है जो दिमाग में खून बहने यानी कि ब्रेन ब्लीडिंग और सूजन का पता महज 2 मिनट में लगा लेता है कि भाई कहां पर प्रॉब्लम हो रही है। अल्टीमेटली इस तकनीक के आने से भारत के दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ब्रेन इंजरी की त्वरित पहचान संभव होगी, जहां एमआरआई या सिटी स्कैन मशीनें उपलब्ध नहीं होती हैं, या उपकरण स्वास्थ्य सेवाओं में एक बदलाव या एक क्रांतिकारी कदम के रूप में देखा जाएगा भाई। सिंपल सी बात है भाई, आजकल के जो छोटे हॉस्पिटल होते हैं गांव वगैरह में या कस्बों में, जहां पर सिटी स्कैन मशीनें कहां होती है, नहीं होती हैं, लेकिन जब ये मशीन सर्वो आ जाएगी वहां पर तो ब्रेन इंजरी वाली जो समस्या है इलाज वाली वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। चलिए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने सेरेबो नामक एक पोर्टेबल हैंडहेल्ड डिवाइस विकसित किया है जो गंभीर ब्रेन इंजरी और आंतरिक रक्तस्राव का पता मात्र 2 मिनट में लगा सकता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, सेरेबो डिवाइस नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक पर आधारित है और इसमें लर्निंग एल्गोरिथम लगा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और अब बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, एशिया कप 2025 ये भी चर्चाओं में भी रहा है हाल ही में। तो बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने 15 सदस्यीय टीम का चयन किया और इस बार टीम की कप्तान कमान कौन हो संभालेंगे, सूर्य कुमार यादव के हाथों में होगी, जबकि युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है। तो यह फैक्ट हो जाएगा आपके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि एशिया कप में जो है कप्तान और उप कप्तान किसको बनाया गया है। टूर्नामेंट की शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 9 सितंबर से कहां में होगी, यूएई में होगी। यह पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत अपना पहला मैच 10 सितंबर को मेजबान यूएई के खिलाफ खेलेगा। अच्छा, आपसे पूछ ले कि बताओ एशिया कप 2025 का मेजबान देश कौन सा, आप कहेंगे यूएई होगा, यूएई करेगा, और पहला मैच 10 सितंबर को भारत यूएई के खिलाफ ही खेलेगा। वहीं सबसे बड़ा मुकाबला होगा 14 सितंबर को भाई साहब। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, जरा मुझे कमेंट करके तुरंत बताइए कि आखिर 14 सितंबर को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। और उसी दिन आपका पड़ोसी देश जो पाकिस्तान, उससे होगी 2-2 हाथ, यानी कि मैच में होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस डेट को आप लोग। यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर 2025 तक चलेगा अपने आप पे, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्रश्न बताना है कि एशिया कप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम कमान सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है, ठीक बात है। शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है, बिल्कुल सही बात है। तो ये मामला हो जाएगा दोनों सही। तो 1 और 2 इज द राइट आंसर, है ना। ओडिशा 2036 में विकसित बन जाएगा। आप जानते होंगे इंडिया यानी कि भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य कब रखा गया है, 2047 रखा गया है ना। और उड़ीसा जो है 2036 तक विकसित उड़ीसा के रूप में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बातें अभी हाल ही में कही हैं
और उसके लिए निवेश वो आकर्षित कर रहे हैं। उसके अलावा अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजीज, कृषि में वैज्ञानिक तरीके और अलग अलग क्षेत्र में वैज्ञानिकता को प्रमोट करते हुए, इसके अलावा जैव कृषि और रिन्यूएबल एनर्जी को जो है एस्टेब्लिश करके कई सारे कार्य को कर करके वो 2036 का टारगेट करके चल रहे हैं कि भैया हमको 2036 तक अपने एनी हाउ हमको जो है इसको डेवलप कर देना है। वही बात यहां पर लिखी गई है। एग्रो इंडस्ट्रीज वो विकसित करना चाहते हैं, मतलब कि ओडिशा में वहां के मुख्यमंत्री, जहां उर्वरकों का इस्तेमाल जो है बायो उर्वरक जो होंगे, जहां उर्वरकों का इस्तेमाल कम, मतलब कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनका इस्तेमाल कम होगा। वर्धन सिंह देव के अनुसार पर्यटन क्षेत्र को लेकर के कहा कि हम पर्यटन का विकास कर सकते हैं, जहां एग्री टूरिज्म करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी कृषि को पर्यटन के दृष्टिकोण से नहीं देखता है। आप जानते होंगे एग्रीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र होता है कि जहां पर आप कोई चीज अगर इतनी सी डालेंगे बीज के रूप में, तो वो उसका विस्तार, उसका जो है जो उत्पादन होगा वो कई किलो में होगा, कुंतलों में होगा। यानी कि आप कोई 10 किलो बीज अगर आप खेत में डालेंगे तो 10 कुंतल, 20 कुंतल, 25 कुंतल तक पैदावार होती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जितनी भी कंपनियां बड़ी बड़ी हैं, हर कंपनी जो कोई प्रोडक्ट बनाती है, उन कंपनी को उस प्रोडक्ट का प्राइस निर्धारित करने का जो है अधिकार होता है, लेकिन किसान जो चीज पैदा करता है उसे उसका रेट जो है जारी करने का अधिकार नहीं होता। ये सबसे बड़ी देश की क्या विडंबना है अपने यहां पे, ठीक है। जैसे कि आप देखते होंगे नॉर्मल गेहूं धान बहुत ही नॉर्मल 20-25 रुपए में जितने में बिकता होगा, मुझे आइडिया नहीं इसका एग्जैक्टली अभी, वो बिकता है उतने में। लेकिन उसी गेहूं से बना हुआ दलिया, उसी गेहूं से ज्वार से बना हुआ सत्तू, ठीक है, 1 किलो अगर गेहूं का दाम अगर आपको अगर किसान बेचे, बाय द वे एग्जांपल के एग्जैक्ट मुझे ध्यान अभी गेहूं का दाम नहीं पता है, आई थिंक 10, 12, 15 जितना भी होगा, ठीक है। मैं मान लेता हूं किसी भी कोई भी एक कोई अनाज है, जिस अनाज की कीमत जो है मार्केट में, कोई ए नाम का अनाज है, इसकी कीमत 1 किलो की कीमत जो है माना कि 1 kg, इसकी कीमत मार्केट में कितनी है, माना कि जो है 20 रुपए है, ठीक है, 20 रुपए। 1 किलो कोई भी अनाज है, ठीक है, उस 1 किलो का दाम उसको किसान को 20 रुपए मिलता है। लेकिन इसी 1 किलो का अगर 100 ग्राम का कोई पदार्थ बना लेगा तो उसको मिलेगा प्राइस कम से कम 30 से 40 रुपया, 30 से 40 रुपया। बताइए, आप सोचिए कि जहां पर 1 किलो का दाम उसे मात्र जो है 20 रुपया मिल रहा है, वहीं एक कंपनी इसी 1 किलो में से 100 ग्राम एक अनाज निकालती है और उस 100 ग्राम से कुछ अलग प्रोडक्ट बनाती है और आपको बेचती है 4 गुने 5 गुने दाम पर 30-40 रुपए में। आप बताइए, यह देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि किसान, राजू दीक्षित जी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, आप एक्सपायर हो चुके हैं, रामजी जी के साथ पहले रहते थे। राजू दीक्षित जी ने इस पर खूब काम किया था कि किसानों को भी अपने जो उत्पादित जो वस्तुएं होती, जो अनाज होता है, उनको दाम तय करने का अधिकार होना चाहिए। हां, आपको लगता है कि हर किसान अलग अलग तय कर सकता है, तो एक आप क्राइटेरिया फिक्स कर सकते हैं कि इतने से लेकर के इतने तक आप कोई भी किसान अपनी फसल, जो क्योंकि भाई अलग अलग फसलें होती हैं, तो उन फसलों के आधार पर वो अपना रेट तय कर सके। ये जिस दिन काम हो गया उस दिन भैया समझ लो किसान नहीं हो जाएगा। तो लेकिन दिक्कत क्या है कि किसान जो है वो बेचारे खाने के लिए चीजों को करते हैं, व्यापार के दृष्टि से नहीं करते हैं। खेती हमेशा जो है आप जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से करिए और फिर देखिए कि मुनाफा कितना भयंकर होता है। किसानी में बहुत फायदा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि युवा इसमें जाना नहीं चाहता है, वैज्ञानिक तरीके को हम फॉलो नहीं करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर करके हमने अपनी फर्टिलिटी रेट को डाउन कर दिया है, ठीक है। तो ये सब तरीके हैं जिसके दिक्कतें हो गई हैं। हम अगर पारंपरिक तरीकों के साथ में अगर वैज्ञानिक तरीकों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये एक बड़ा अच्छा क्षेत्र है अपने आप में, है ना। चलिए, अब उड़ीसा चूंकि चर्चाओं में, तो एक बार पॉइंट देख लेते हैं। राजधानी इसकी भुवनेश्वर होती है, सबसे बड़ा शहर भी इसका भुवनेश्वर है। गठन इसका 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत के रूप में बिहार से अलग होकर हुआ था। इस दिन को उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं, उड़ीसा दिवस को, ठीक है। भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो पूर्वी भारत में बंगाल की खाड़ी के तट पर यह अवस्थित है। आप जानते हो कि बे ऑफ बंगाल है और बे ऑफ बंगाल के तट पर देखिए यहां पर यह मौजूद है अपने आप पे, है ना। इसके अलावा भौगोलिक स्थिति मैंने बता दिया आपको। सीमाएं, उत्तर में इसके झारखंड पड़ेगा, उत्तर में अगर आप आएंगे देखेंगे यहां पर उड़ीसा के उत्तर में झारखंड दिखाई देगा, पश्चिम में छत्तीसगढ़ दिखाई देगा आपके, पश्चिम में आएंगे तो देखिए यहां पर छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। दक्षिण में आंध्र प्रदेश दिखाई देगा आपको, ये देखिए दक्षिण में आंध्र प्रदेश हो गया, मिल गया आपको। और उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व में मिल जाएगा आपको वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। देखिए सारे मिल गए कंट्री आपको, सारे स्टेट मिल गए। फिर से कह रहा हूं कि आप लोग ये सारी सीमाएं देखा करिए, है ना। और विधानसभा की सीटें इसमें कितनी हैं, 147 है, लोकसभा सीटें 21 है, राज्यसभा सीटें 10 है। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई स्टेट चर्चाओं में रहा करे तो वहां पर लोकसभा सीटें, विधानसभा सीटें
ये सब याद कर लिया करिए, पूछता है कई बार फैक्चुअल डेटा के रूप में, नहीं तो जीवन गुलगप्पा हो जाएगा आपका। क्या कीजिएगा? झीलें, चिल्का झील, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा में ही है। और चिल्का झील के बारे में खूब प्रश्न आपसे पूछा गया है। वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात करें तो सिमलीपाल, क्या सिमलीपाल और नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क भी यहीं पर स्थित है। सिमलीपाल भी कई बार आपके एग्जाम पूछा गया कि सिमलीपाल कहां पर है, आप कहेंगे सर उड़ीसा में है। तो इस स्टेट से इतनी जानकारी आपको यहां पर मिल गई, इसको नोट कर लो भाई साहब, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा आपका। चलिए अब आपके सामने प्रश्न है, बताओ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है। नंबर 1 पॉइंट, उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव के अनुसार उड़ीसा 2030 तक विकसित राज्य बन जाएगा। नहीं, 36 तक बनेगा। तो यह हो गया रॉन्ग। क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है? एक तो यह नहीं सही है। दूसरा, भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का है। बिल्कुल सही बात है, यह सही है, यह रॉन्ग है। और सही नहीं पूछा था तो केवल एक सही नहीं है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, यहां पर गलती कई बार आप करते हैं, कौन सा सही नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे, भूल जाते हैं आप। ठीक है, कौन सा सही है आप इसको लगा के टिक चले आएंगे, 2 वाला, बी वाला गलती कर देंगे आप, ए है। नेक्स्ट है, कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का 1507 करोड़ रुपए की लागत से होगा विकास। अभी कोटा जानते होंगे कोचिंग संस्थान के लिए जाना जाता है, मेडिकल और बाकी जो है इंजीनियरिंग के छात्र वहां पर तैयारी करते हैं। हालांकि कोटा में बहुत सारे विद्यार्थी आत्महत्या सुसाइड भी किए हैं, पिछला बहुत सारा डेटा है, जिसका सबसे बड़ा रीजन एक तो पेरेंट्स और दूसरा कोचिंग संस्थान जिम्मेदार हैं। माता पिता की तरफ से इतना प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर कि भैया तुम फला का बिटिया पास कर गई है नीट, तुमको भी करना है, फला का लड़का हो गया 30 मार्क का बन गया। अरे महाराज चुपचाप करने दो ना यार अपने बच्चों को काम जो करना चाहते हैं। जबरदस्ती धक्का पेट दे देंगे, जाओ करो तैयारी नीट की, खाने पीना रहना। जो अगर हिंदी भाषी छात्र का विद्यार्थी होगा वो तो जाकर के वहां बेचारा बर्बादी हो जाना है। ठीक है, वहां के पढ़ाने का तरीका, कोचिंग संस्थान का अलग प्रेशर, टेस्ट देना, टेस्ट में नंबर कम आएंगे पेरेंट्स से बात कराना, वहां पर क्या कहते हैं डांटना, और इतना प्रेशर वहां पर देंगे, नंबर कम आएगा तो फिर दिक्कत है आपके सामने। वो इतना प्रेशर फील कर लेता है कि बेचारा सुसाइड कर लेता है। बहुत बड़ा डेटा कोटा का आया था, ध्यान रखिएगा। लेकिन कोचिंगें बड़े बड़े पैसे, बड़े बड़े महंगे फीसों पर एडमिशन लेती हैं और उसके बाद जो चीजें देनी चाहिए वो नहीं देती। ये कोचिंग संस्थान की एक सबसे बड़ी विडंबना है। मैं इसको कभी भी सही नहीं मानता हूं। ठीक है, एक बड़े संस्थान में मैं जॉब कर रहा था, ठीक है, और वहां पर चीजें देखी मैंने कि यार जो आप कहते हैं जो चीज करनी चाहिए एग्जैक्टली वो कर नहीं रहे हैं आप। मैंने रिजाइन दे दिया, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं काम चलेगा। अपने एथिक्स को आप जो है ताक पर रख करके अगर मैं काम करूं तो मेरे पढ़ाई लिखाई का कोई मूल्य है नहीं। एक्चुअली में कोचिंग संस्थान को भी सोचना चाहिए कि भैया ये काम नहीं करना अपने को। तो वहां पर भी क्या किया गया है, खैर कोचिंग की बात यहां पर नहीं होनी थी लेकिन बात आगे तो मैंने कह दिया। आप लोग भी कभी कोचिंग संस्थान में ज्वाइन करें तो गाइडेंस लें और पढ़ाई अपने दम पे करें, बिना किसी नेगेटिविटी के। प्रेशर नहीं लेना यार, नहीं होगा तो कोई बात नहीं होगा, ये नहीं तो कोई और सही है ना, कोई और नहीं तो कोई और सही, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ लिख लेंगे तो बहुत कुछ काम कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए खैर एनीवेज, अभी क्या हुआ कि कोटा में बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का 1507 करोड़ रुपए की लागत से होगा इसका विकास। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजस्थान के कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का 1507 करोड़ रुपए से लागत से इसका डेवलपमेंट करने का विचार कर रही है, विकास करेगी और इसके लिए पैसा आवंटित कर दिया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 19 अगस्त को कोटा बूंदी हवाई अड्डे के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसकी वार्षिक क्षमता 20 लाख यात्री प्रतिवर्ष की होगी। किसकी? ये जो आपका देख पा रहे होंगे ये एयरपोर्ट अपने आप में है ना। चलिए, चंबल नदी के तट पर स्थित कोटा को राजस्थान की औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है और इसके अतिरिक्त कोटा भारत के शैक्षिक कोचिंग केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। आत्महत्या के मामले में भी के लिए भी फेमस है भाई साहब, क्या कीजिएगा, बड़ी विडंबना है अपने आप पे। मुझे बड़ा दुख होता है और खासकर आजकल प्रयागराज में भी इक्का दुक्का जो है लोग एक्सपायर कर ही जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये बड़ी बड़ी विडंबना है। कोचिंग संस्थान के फाउंडर्स, वहां के टीचर्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में एक खास ऊर्जा और एनर्जी को जो है उनको इनबिल्ट करना चाहिए उनके अंदर कि ये नहीं यार तो कोई और सही, दिक्कत नहीं है। लेकिन वो इतना ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं, टीचर की उतनी गलती होती है पेरेंट्स की होती है। वो बच्चों को समझने का प्रयास एक्चुअली में करते नहीं है, करना चाहिए है ना। ये एथिक्स जो है ना सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि दिमाग में भी, आपके दिल में भी होनी चाहिए है ना, बच्चों के प्रति जो है। जैसे कई बार मेरे पास कॉल्स आते हैं, सर आप सर मेंस की तैयारी करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे सर, क्या? मैं कहता हूं देखो ऐसा है, मेरे लिए आप एक नंबर नहीं है। मेरे पास कोई कॉल्स आती है, मैं
टाइम देकर समझाता हूं कि भाई देखो, आप सिर्फ मेरे लिए नंबर नहीं हो डिकोड एग्जाम पे, मेरे लिए आप एक जो है देश की एक ऊर्जा हो, और उस ऊर्जा को मैं सकारात्मक दिशा में लगाना चाहता हूं। आप तैयारी कीजिए, हमसे जो कुछ बन पाएगा बनेगा, हम करेंगे, लेकिन नकारात्मक मत होइए। हम लोग डिकोड एग्जाम पर जितना कुछ देते हैं ना, शायद ही कोई देता होगा। अपनी तरफ से हम लोग भरपूर कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाए, और स्पिन फोड़ने की हैबिट भी नहीं डलाता हूं मैं आपको कि जो हम कराएंगे वही कर लो। अपने आप से भी आपको कुछ काम करना होता है, ध्यान रखिएगा इन बातों को। चलिए, राजस्थान सरकार ने A321 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को लेकर के AAI को 440.06 हेक्टेयर भूमि जो है हस्तांतरित कर दी। तो इससे क्या है, वहां पर रोजगार और बाकी चीजें जो है डेवलप होंगी अच्छे तरीके से। चलिए बताइए क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, चलिए। केंद्र सरकार कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का विकास 1507 करोड़ रुपए से की लागत से करेगी। ठीक है, इस एयरपोर्ट की वार्षिक क्षमता 10 लाख यात्री प्रतिवर्ष होगी। तो 10 लाख है नहीं, 20 लाख है ना? तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी केवल 2 सही नहीं है। 2 बी वाला सही नहीं है पूछा है ना, तो बी वाला रॉन्ग हो जाएगा आपका। बस देखो 20 था। अच्छा, अरे रे रे लल्ला, 1507 करोड़ रुपए की लागत से करेगी, ऐसे कैसे हो गया? सही नहीं है। कितना है भाई अमाउंट? ये 1507 ही तो है ये। इसमें आप लोग जरा सही कर लीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। और 10 लाख यात्री प्रतिवर्ष इसकी क्षमता है, 20 लाख। देखो इसमें गलती हो गई भाई साहब, इसका आंसर क्या होगा? बी वाला होगा, ए नहीं होगा, बी होगा। ये सही है, ये रॉन्ग है, ये 20 होगा। ठीक है, इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? केवल बी। ये सही नहीं है, ये तो सही है ना भाई साहब, सही नहीं पूछा है। अगर पूछता सही कौन सा है तब होता ये वाला, सही नहीं पूछा तो बी वाला होगा। इसका उत्तर कर लीजिए आप लोग, बी कर लीजिए। बाय मिस्टेक जो है मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं है, बी कर लीजिए इसको, बी वाला रॉन्ग है। ठीक है, चलिए। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? ये आज का प्रश्न है, आप लोग को इसका उत्तर देना है। जल्दी से कमेंट करके इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। बहुत ही आसान सा उत्तर है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे हमें। ठीक है, चलिए। अब आपके सामने छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है, मेंस का ये एडवर्टाइजमेंट है, और मेंस के लिए आर मेंस के लिए आप लोग काफी तैयारी कर ही रहे होंगे। 25 अगस्त तक जो है इसमें अभी ऑफर कर दिया गया है। ये जो 10 अगस्त था इसको हटा करके आप 25 अगस्त कर लीजिए। 25 अगस्त तक जो है इसमें आपको जीएस को छोड़ करके बाकी जितना सेगमेंट आपका होता है हिंदी के अंतर्गत, और प्लस कंप्यूटर प्लस एसए, इनके सबके वीडियो लेक्चर्स, इनके नोट्स, आप एक कॉपी का चेक करना, उनका फीडबैक देना, मेंटरशिप करना, सब कुछ जो है इसमें शामिल होगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आप बॉर्डर लाइन पे हैं या ज्यादा है कम है डजंट मैटर, आप तैयारी कीजिए और मेंस में जो है आप इनरोल हो जाइए। उसके लिए आपको मेंस आर मेंस लिख करके दिए गए नंबरों पर आपको संपर्क करना होगा। यहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आज की सूचना इंपॉर्टेंट, और बाकी कैनवस का वीडियो। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, और एक क्वेश्चन का उत्तर लिखते हुए जाइए। यानी कि राष्ट्रपति की भूमिका भारतीय लोकतंत्र में एक संतुलनकारी तत्व के रूप में है, इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यूपीपीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग प्लीज कीजिएगा जरूर से, है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिएगा। आप चाहे तो मुझसे बात कर सकते हैं, आप चाहे तो इस उत्तर को आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि 8604409201 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग बाकी कल। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, यूं ही आगे जो है जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा
अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।